तो अब यहाँ से आगे, आज से आगे ये हम ये देखेंगे कि जिस कॉन्फ्रेंस में या जिस डिस्कशन में हम जाएंगे, उन डिस्कशंस में हमको सामने वाले से बात कैसे करनी चाहिए, सामने वाले से बात कैसे करनी चाहिए। तो सबसे ऊपर उन्होंने लिखा है, ज्ञानवती सुरुत उदासीन में सम और प्रत्यवर अगर है तो ये 3 इसमें आप जा सकते हैं, बाकी 5 में नहीं जाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, आपको ये पता चाहिए कि वो कौन से टॉपिक्स में वीक है। तो जो टॉपिक में वो वीक है उसी टॉपिक को हमको पहले छेड़ना चाहिए, ताकि उसका वीकनेस उसको समझ में आए, उसका वीकनेस ऑडियंस को समझ में आए और वो डर जाए कि अरे ये तो मेरे से श्रेष्ठ है। भले हम बाकी सब चीज़ों में उससे श्रेष्ठ नहीं हो, लेकिन जो उसका वीकनेस है उसको पहले हमको समझना चाहिए और फिर उसके वीकनेस को पकड़ के 9 अलग अलग चीज़ों से उसको हमको हराना चाहिए, अगर वो सम है या वो हमसे बड़ा सीखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर वो श्रुतिहीन है, श्रुतिहीन मतलब उसने ज़्यादा शास्त्र नहीं पढ़े हुए, तो हमको, श्रुति मतलब एक टाइप का, मतलब उस टाइप के बुक्स होते हैं। श्रुतिहीन मतलब उसने ज़्यादा शास्त्र नहीं पढ़े हुए, तो हमको अन्य शास्त्र के दीर्घ सूत्र डाल के, अन्य शास्त्र के दीर्घ सूत्र डाल के हमको उससे सबसे पहले बात करनी चाहिए। जैसे जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि कौन से शिष्य को हमको सिखाना चाहिए, तो उसने अगर सिर्फ अष्टांग हृदय पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने अगर अष्टांग संग्रह भी पढ़ा हुआ है, तो आप शुरुआत ही ऐसे कर सकते हैं कि अरे अष्टांग संग्रह में तो दिया है कि गुरु भक्तो अतियुक्तो धीस्मृतो पाटवैहि रुज्वास्य नासानयनम तनुस्निग्ध नगश्चवि ब्रह्मचारी जीत द्वंद्वो धीर सुचलिता स्थिरा षण्मासानुचित शक्लो लज्जा शौच कुलान्विता शिष्योध्याप्यो गतो यावदंतो तंत्रार्थ कर्मणाम। आप जो अष्टांग हृदय की बात कर रहे हो उसमें तो 2 या 3 ही चीजें बताई हैं, लेकिन मैं जिस अष्टांग संग्रह की बात कर रहा हूं उसमें तो शिष्य के 16 गुण बताए हैं। तो वो पहले ही डर जाता है कि यार इसने तो मेरे से ज्यादा सीखा हुआ है ये टॉपिक पे। अगर वो विज्ञानहीन है, विज्ञानहीन मतलब जिस टॉपिक से रिलेटेड उसको ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो आप दुर्बोध शब्द का यूज करने चाहिए। दुर्बोध मतलब जो यूजुअली, दुर्बोध शब्द मतलब जो यूजुअली बोली भाषा में नहीं है, बोली भाषा में नहीं है। जैसे जैसे एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं कि जैसे तुलसी, ये बोली भाषा में नोन है सब, लेकिन उसी तुलसी का एक नाम अपेत राक्षसी है, या भांग, भंगा, भांग। भांग बोली भाषा में सबको मालूम है, लेकिन उसी का नाम विजया है, विजया। तो ऐसे शब्द यूज करने चाहिए जो बोली भाषा में, बोली भाषा में कॉमन नहीं है, ताकि वो डर जाए, ताकि उसको ग्रहण नहीं कर पाए, ताकि वो समझ नहीं पाए। अगर वो धारणहीन है, धारणहीन का क्या मतलब है कि जो भी आप कह रहे हो उसमें से 2 या 3 लाइन के बाद उसका फोकस उड़ जाता है। वो पढ़ा लिखा है लेकिन वो फोकस नहीं कर पाता, तो आप दीर्घ सूत्र और दीर्घ वाक्य का यूज कीजिए। मतलब आप चालू कीजिए, रुकना ही नहीं। जब रुकेंगे तब तक वो पहले जो भी बताया गया उसको भूल चुका होगा। तो दीर्घ सूत्र या दीर्घ वाक्य का यूज कीजिए। अगर वो प्रतिभाहीन है, प्रतिभा मैंने आपको बताया था, प्रतिभा का मतलब योग्य वर्ड योग्य टाइम पे यूज करना। पब्लिक स्पीकिंग में प्रतिभा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो योग्य वर्ड योग्य टाइम पे यूज करना प्रतिभा है। तो अगर प्रतिभाहीन है तो ऐसे शब्द यूज कीजिए जिसका अनेक अर्थ हो, अनेक अर्थ, एक ही वर्ड जिसके मतलब, इसमें हमको नवद्रव्य यूज करने चाहिए। नवद्रव्य के 2-3 अर्थ होते हैं। नवद्रव्य का अर्थ होता है नूतन द्रव्य, नवद्रव्य का अर्थ होता है नौ द्रव्य। तो अनेक अर्थी वाले शब्द यूज करने चाहिए। तो अगर वो बोले
कि अरे कौन से नवद्रव्य यूज करने चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि अरे सर आपको तो समझ में ही नहीं आता, नवद्रव्य मतलब नए द्रव्य यूज करने चाहिए, आपको इतना भी नहीं समझ में आता। द होल बेसिक ऑफ दिस विग्रह संभाषा इज टू prove your superiority and to prove the inferiority of the opponent। तो अनेकार्थी वर्ड्स यूज करने चाहिए। अगर वो क्रोधी है, कहीं से आपको पता चल गया कि वो क्रोधी है, तो उसको क्रोध लाना चाहिए, उसको क्रोध लाने के लिए अलग अलग चीजें करनी चाहिए। अगर वो वचन शक्तिहीन है, वचन शक्तिहीन का मतलब क्या है, वो बात को ठीक तरह से नहीं समझ पाता, तो आधे आधे वाक्य बोल के छोड़ देने चाहिए, आधे आधे वाक्य बोल के छोड़ देने चाहिए। जैसे कि ये रोग जो है ये संशोधन साध्य है, संशोधन साध्य, इसका ये मतलब नहीं है कि ये संशमन साध्य नहीं है। तो आपने आधा वाक्य बोल के छोड़ दिया, फिर वो पूछेगा कि अरे कौन से संशोधन का बात कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि सर मैं तो ये बोल रहा हूँ कि संशोधन साध्य है, लेकिन ये आपने कैसे समझ लिया कि मैं इसका संशमन नहीं कर सकता, ये संशमन से भी हो सकता है। तो आधे वाक्य बोल के छोड़ देना चाहिए ताकि उसका जो फुलिशनेस है वो समझ में आ जाए। अगर वो अनिपुण है, अनिपुण मतलब अपनी चीजें सामने रखने में असमर्थ है, तो उसको बार बार लज्जित करना चाहिए, बार बार लज्जित करना चाहिए कि सर आप छोड़ दो, आप क्या मेरे से बात करोगे, आपको इतना भी नहीं आता। अरे देखो देखो अभी आपको गुस्सा आ रहा है, अभी आपको गुस्सा आ रहा है, ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है ये शांति से, मतलब पहले उसको क्रोध दिलाओ फिर उसको लज्जित कर दो। अगर वो भीरू है तो भय लाना चाहिए उसमें कि देखो सर ये अगर आपने ऐसा बोल दिया तो यहाँ ऑडियंस बैठी है, ये आपके ज्ञान को समझ जाएगी, आप कितने ये हो, मतलब कम ज्ञानी हो ये समझ जाएगी, तो उसको बार बार डराओ, ठीक है। अगर वो अनवहित है, अनवहित मतलब अपने पथ को छोड़ के चलने वाला, यहाँ वहां भटक जाता है, तो उसको बार बार नियम में लाओ, नियम मतलब पथ पे ले आओ कि सर क्या बात कर रहे हैं आप तो टॉपिक छोड़ के बात कर रहे हैं, टॉपिक पे बात कीजिए ना, टॉपिक पे बात कीजिए, बार बार बाहर वाले का इधर उधर के एग्जाम्पल्स देते रहते हो, समझ में नहीं आता, ठीक है। ये लेक्चर में मत करना, अनवहित मैं भी हो जाता हूँ कभी कभी। तो विग्रह संभाषा जो है इसमें इन 9 तरह से आप संभाषा करके ज्ञानवती, सुरुत और उदासीन में सम और प्रत्यवर, अगर ये है आपका अपोनेंट है तो आप उससे जीत सकते हो, ऐसा रोग विषक द्वितीय अध्याय में कहा गया है। तो रोग विषक द्वितीय अध्याय में बेसिक क्या कहा गया है कि अध्ययन, अध्यापन और संभाषा, और फिर उन्होंने संभाषा के अलग अलग प्रकार बता दिए। संभाषा के प्रकार के साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि संभाषा कौन सी है, कैसे करनी चाहिए, किसके साथ करनी चाहिए, कौन से ऑडियंस के साथ करनी चाहिए, उसके कितने प्रकार होते हैं, और जिसके साथ भी आप संभाषा करो, अगर विग्रह या संभाषा है तो आपको कहाँ जाना चाहिए और जहाँ नहीं जाना चाहिए, जहाँ जाना चाहिए वहाँ आप सामने वाले को कैसे हरा सकते हो, अपना नैपुण्य, अपना सुपीरियोरिटी आप कैसे प्रूव कर सकते हो। तो ये रोग विषक द्वितीय अध्याय का पहला पार्ट यहाँ समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे मार्ग में। दूसरे पार्ट में उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं कि जिसमें आप उन किसी के साथ भी वाद या संवाद या संभाषा करने के लिए इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए। तो ये 44 वाद मार्ग हैं, वाद मार्ग के पद हैं, मीन्स रूल्स ऑफ डूइंग डिस्कशंस, रूल्स ऑफ डूइंग डिस्कशन। तो सबसे पहले वाद को जानना है। वाद इज व्हाट? वाद इज द डिस्कशन। तो डिस्कशन के बारे में उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि वाद जो है शास्त्र नियम के अनुसार करना है, पक्ष और विपक्ष को जानना है, जल्प को जानना है, परिषद को जानना है, और उसके हिसाब से स्वपुष्टि के लिए जल्प करना है। स्वपुष्टि मतलब अपनी सुपीरियोरिटी या अपना पॉइंट सिद्ध करने के लिए, और वितंडा करना है तो दूसरे का पॉइंट खारिज करने के लिए
विदंडा करना है। तो वाद में ज्यादा करके हम विगृह्य संभाषा में वाद यूज करते हैं, संधाय संभाषा में हम वाद ज्यादा यूज नहीं करते। उसके बाद उन्होंने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये चीजें मैंने डिस्कस नहीं की है क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में भी हुई है और सेकेंड ईयर में भी हुई है। तो द्रव्य क्या है? यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत्तद् द्रव्यम। गुण क्या है? गुण वो है जो द्रव्य के साथ समवायी कारण से रहता है। कर्म क्या है? द्रव्य से होने वाले उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसरण, गमन आदि जो कर्म है वो कर्म है। सामान्य क्या है? दो द्रव्यों में या द्रव्य और दूसरे द्रव्यों में जो सिमिलैरिटी है वो सामान्य है। विशेष क्या है? जो असिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी है। असिमिलैरिटी, देखो मैं भी आधा हिंदी आधा इंग्लिश यूज कर रहा हूँ, तो डिसिमिलैरिटी जो है वो विशेष है। और समवाय क्या है? इन सब का साथ में संबंध रहना या नहीं रहना, ये समवाय है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको ज्यादा डिस्कस नहीं किया है क्योंकि हमको इतना बड़ा चैप्टर कंप्लीट भी करना है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा इज द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब कोई भी वाद के शुरुआत में, कोई भी रिसर्च या वाद के शुरुआत में हम हमारा पक्ष रखते हैं, हम हमारे वचन कहते हैं कि मेरा पूरा जो वाद है, आई विल ट्राई टू प्रूव दैट दिस इज ट्रू। तो ये प्रतिज्ञा है। अब प्रतिज्ञा क्यों जरूरी है? मैंने कहा कि जमाल गोटे से या स्नूही से विरेचन होता है, दैट आई एम गोइंग टू प्रूव। आपने कहा कि यस, जमाल गोटे से विरेचन होता है, तो आपकी और मेरी प्रतिज्ञा तो सेम हो गई, तो फिर उसमें वाद करने जैसा चीज क्या बचा है? आपकी और मेरी प्रतिज्ञा जब डिफरेंट है तभी तो उस पर वाद करने में मतलब है। मैंने कहा ये लड़की खूबसूरत है, तुमने कहा ये लड़की खूबसूरत है, तो उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही नहीं। तो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है तो उसमें कोई चर्चा करके फायदा ही नहीं है। तो इसीलिए प्रतिज्ञा इज द फर्स्ट वाद मार्ग, कि जहां दोनों पार्टी जो हैं वो अपनी अपनी प्रतिज्ञा रखते हैं, ताकि जो ऑडियंस है या जो अपोजिट पार्टी है उसको क्लियर कट समझ में आ जाए कि मुझे इस वाद में क्या प्रूव करना है। तो रिसर्च के हिसाब से इसको हाइपोथेसिस कहते हैं, बोली भाषा में इसको टॉपिक ऑफ डिस्कशन कहते हैं। प्रतिज्ञा इज पुटिंग फोर्स द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। जैसे शारीर स्थान में हमने पढ़ा था, पुरुषो अयम लोक संविदा नित्यो, मतलब पुरुष नित्य है क्योंकि लोक नित्य है। उसके ऊपर बाकी लोगों ने क्या कहा, या चरक में तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। 3-4 उदाहरण तो यही है, रसभेदी अध्याय में है। रसभेदी अध्याय में उन्होंने रस के अलग अलग, रस कैसे काम करता है, तो हर आदमी ने अपनी अपनी प्रतिज्ञा और अपना अपना डिस्कशन पुट फोर्थ किया था। कोई कहता है कि रस अपने गुण से काम करता है, कोई कहता है रस अपने स्वभाव से काम करता है, कोई कहता है रस अपने कर्म से काम करता है, कोई कहता है रस अपने वीर्य से काम करता है, या फिर कोई कहता है रस 2 हैं, कोई कहता है रस 6 हैं। तो दीज आर ऑल प्रतिज्ञा, दीज आर ऑल प्रतिज्ञा। तो सबसे पहले प्रतिज्ञा रखनी चाहिए। तो देखो 44 में से 8, मतलब नियरली 1/5 कंप्लीट हो गए, नियरली 1/5 कंप्लीट हो गए। उसके बाद स्थापना और प्रतिष्ठापना, स्थापना और प्रतिष्ठापना मतलब बेसिक अप्रूवल ऑफ द प्रतिज्ञा ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जैसे पुरुषम नित्यः हेतु अकृतत्वात्, मतलब पुरुष का कोई कारण नहीं है, पुरुष का कोई कारण नहीं है, इस बेसिस पे मैं पुरुष को नित्य प्रूव करूंगा। ठीक है, तो while I am taking this lecture, what I request you is 42 people are present, here is the link for your attendance। तो आप लोग जाके लिंक ले आओ, लिंक पे अटेंडेंस दे आओ। तो पुरुषम नित्यः हेतु अकृतत्वात्, एक साइड ने बता दिया कि पुरुष नित्य है क्योंकि अकृतत्व है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, तो जिसका कोई कारण नहीं है वो नित्य है।
जिसके कोई पहले नहीं है वो नित्य है, क्योंकि उसको कौन बनाएगा अगर पहले कोई है ही नहीं तो हेतु अकृतत्वात्। दूसरे ने बोला कि पुरुष नित्य है क्योंकि हमको दिखता है, इंद्रिय गाम्यत्वात्, दिखता है, वो हमको फील होता है। ठीक है, तो यहाँ हेतु समझ के ही हम समझ सकते हैं कि कौन सा साइड जीत जाएगा। अकृतत्वात् जो है वो साइड जीत जाएगा, क्योंकि पुरुष तो नित्य है, क्योंकि वो उसके पहले कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने दृष्टांत दिया। दृष्टांत इज एक्सप्लेनेशन और उदाहरण। यथा आकाशम, यथा आकाशम, ये जो मुझे हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है बोलो? अभी खाना खा के आया, खाना खा के कफ बढ़ गया, कफ मेरे पेट में बढ़ा हुआ है और मैं वात को जोर जोर से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ बात करने के लिए। तो जो कफ है जो बढ़ा हुआ है उसको लेके, मतलब हाउ आयुर्वेद इज परफेक्ट। जब मैं सुबह लेक्चर लेता हूँ तो मुझे ये गले में खराश नहीं होती, लेकिन जब मैं खाने के बाद लेक्चर लेता हूँ तब मुझे ये गले में खराश होती है। तो दृष्टांत यथा आकाशम, जैसे आकाश का कोई क्रिएटर नहीं है वैसे ही पुरुष का कोई क्रिएटर नहीं है। नोबडी हैज क्रिएटेड स्पेस, नोबडी हैज क्रिएटेड स्पेस, सो दैट इज व्हाई जैसे स्पेस का क्रिएटर कोई नहीं है वैसे ही पुरुष का क्रिएटर कोई नहीं है। दूसरे पार्टी ने क्या बोला, जैसे हम घट को देख सकते हैं वैसे हम पुरुष को भी देख सकते हैं। तो उपनय, उपनय मतलब आकाश को पुरुष तक ले जाना। इस सब का आपको पदार्थ विज्ञान में अभी ये नहीं है, नहीं तो तर्क संग्रह नाम का एक बुक होता था, हमको पदार्थ विज्ञान में 4 बुक होते थे। तो तर्क संग्रह नाम का जो बुक था उसमें उन्होंने ये उपनय निर्गमन बहुत अच्छी तरह से बताया था कि पर्वतो वन्यमान मतलब वो पर्वत के पीछे आग लगी है। क्यों? यथा महानसम, मतलब जैसे आग हमारे चूल्हे में जलती है। यथा महानसम, तो फिर उन लेके गए कि जैसे महानस में चूल्हा में अग्नि जलती है तो ऊपर धुआं उठता है, तो वैसे ही धुआं पर्वत पे भी उठ रहा है। मतलब वो चूल्हे के धुएं को लेके पर्वत के धुएं के पास ले गए, तो इसीलिए तथा यद्यथा मतलब पर्वत के धुएं को चूहे नहीं, चूल्हे के धुएं के साथ कंपेयर करना। तो ये उपनय हो गया। उपनय मतलब एक उदाहरण को दूसरे जो प्रतिस्थापना की हुई जो पार्ट है उसके तरफ ले जाना। तो तथा तदा पुरुष नित्यम, तदा पुरुष नित्यम या तदा पुरुष अनित्यम। तो पर्वतो वन्यमान यथा महानसम धूमत्वात्, तथा यत्र यत्र धुमस तत्र तत्र वन्नी, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग लगी हुई। बोली भाषा में भी हम कहते हैं ना, अगर समझो मुझे ज्यादा मार्क मिले और किसी को कम मार्क मिले तो हम क्या बोलते हैं, देख देख धुआं आ रहा है देख। तो ये जो चीज है ये हमारे रेगुलर कल्चर में, रेगुलर कोर्स में हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। वही चीज को स्थापना और प्रतिष्ठापना में वो इनकॉर्पोरेट करके हेतु दृष्टांत उपनय और निगमन। हेतु मतलब किस बेसिस पे, दृष्टांत उस बेसिस का उदाहरण, उपनय मतलब उस उदाहरण को जो स्थापना किया हुआ प्रतिज्ञा है उस तक ले जाना, और निगमन मतलब डिडक्शन। डिडक्शन जैसे चूल्हे में धुआं आता है वैसे वहां भी धुआं आ रहा है, इसीलिए मैं कहता हूं कि वहां आग लगी हुई है। आग हमको दिख नहीं रही, वो पर्वत के पीछे लगी हुई है, पर्वत के उस पार लगी हुई है। तो वो आग हमको दिख नहीं रही, हमको तो सिर्फ धुआं दिख रहा है। तो इसीलिए हम उस चीज को प्रूव कर सकते हैं हेतु दृष्टांत उपनय और निगमन के हिसाब से। अब हेतु क्या है? हेतु नाम ज्ञान उपलब्धि कारणम। हेतु पे जाने के पहले अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसका अटेंडेंस नहीं आया हुआ तो वो इस चैट बॉक्स में आपका अटेंडेंस आप डाल सकते हो। अगर आपने लास्ट पेज देख लिया है
तो चैट बॉक्स में डालने की कोई ज़रूरत नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला पेज अगर आपने देख लिया है तो आपको चैट बॉक्स में डालने की कोई ज़रूरत नहीं। हेतु, हेतु नाम ज्ञान उपलब्धि कारणम, मतलब ज्ञान की उपलब्धि, ज्ञान जिससे प्राप्त होता है वो उपलब्धि का कारण जो है वो हेतु है। अब हेतु चार प्रकार का है, प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य और उपमान। ये प्रमाण में हमने पढ़ा हुआ है। प्रत्यक्ष प्रमाण हेतु का मतलब जैसे धुआं, धुआं हमको दिखता है। अनुमान, अनुमान मतलब हम धुएं से अनुमान लगाते हैं, धुआं और अग्नि का हमने हमेशा रिलेशन देखा है तो हम अनुमान लगा रहे हैं उसका। ऐतिह्य, ऐतिह्य मतलब आप्तोपदेश, किसी ने बोला हुआ है, किसी ने बोला हुआ है हमको कि भाई ऐसा ऐसा है, जब भी धुआं देखो तो आग समझ लेना, ये ऐतिह्य प्रमाण हो गया। और उपमान मतलब काला काला ऊपर ऊपर उठता हुआ अगर कोई चीज है तो वो धुआं है, तो उपमान। तो चार प्रकार से हम ज्ञान उपलब्धि कर सकते हैं। प्रत्यक्ष अपने इंद्रियों से, अनुमान मतलब पहले कभी देखे हुए को रिलेशन से, ऐतिह्य मतलब किसी ने बताए हुए ज्ञान से, और उपमान, उपमान का मतलब किसी ने बताए हुए, जैसे उपमान प्रमाण हम आज भी यूज करते हैं। सेकेंड ईयर में आपको सिखाया जाता है कि जो, आई डोंट नो सिखाया गया है कि नहीं गया, लेकिन जो कामला वाला पेशेंट है, बहुपित्त कामला वाला पेशेंट है, उसकी जो यूरिन है दैट इज कोका कोला कलर्ड यूरिन, कोका कोला कलर्ड यूरिन। तो जब कोका कोला कलर्ड यूरिन कहते हैं तो हमको ये पता है कि कोका कोला कैसे दिखता है, ठीक है। तो कोका कोला कैसे दिखता है, तो यूरिन देख के हम समझ सकते हैं कि ये कोका कोला कलर्ड यूरिन है तो इसके बाइल पिगमेंट ज्यादा होंगे। ये उपमान प्रमाण है, ये उपमान प्रमाण है, ठीक है। उसके बाद दृष्टांत, दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल किस चीज का, ऐसे चीज का यत मूर्ख विदुषियाम बुद्धि साम्य, मतलब मूर्ख आदमी और इंटेलिजेंट आदमी को उस एग्जाम्पल से सिमिलर ज्ञान होना चाहिए, सिमिलर ज्ञान होना चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल, ठीक है। तो जैसे महानस का एग्जाम्पल, महानस से धुआं उठता है, ये तो मूर्ख ने भी देखा है और विदुषी ने भी देखा है। तो यथा अग्नि उष्णम जलम शीतम वायु चलम, आई एम वेरी सॉरी कि इसमें बहुत सारे संस्कृत वर्ड्स यूज हुए हैं, लेकिन इतनी संस्कृत तो आनी चाहिए सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल जो मूर्ख और विदुषी, मूर्ख और इंटेलेक्चुअल, ऐसा कोई एग्जाम्पल दोगे जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल को ही समझ में आएगा तो नहीं चलेगा, ऐसा कोई एग्जाम्पल दोगे जो सिर्फ फुलिश को ही समझ में आएगा, नहीं चलेगा। दृष्टांत या एग्जाम्पल वो है जो दोनों को समझ में आए। उपनय और निगमन मतलब एप्लीकेशन एंड इनफरेंस, उपनय और निगमन का मतलब एप्लीकेशन ऑफ द एग्जाम्पल टू द प्रति